नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार के समक्ष कुछ और मांगे भी रखी गई और उन्हें पूरा कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय जो हमारे ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमने कुछ और उनसे डिमांड की है। जल्दी हमारे जो लोग अभी जो जरूरतमंद हैं उनको भी आवास मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की मातृशक्ति अब स्वरोजगार और उद्यमिता के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिला मुख्यालय विकास भवन रुद्रपुर में किया गया, जहां सैकड़ों महिला उद्यमियों ने कार्यक्रम को देखा। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिसमें उधम सिंह नगर की 3 महिला उद्यमी रश्मि तिवारी, संगीता और भगवती सागर भी शामिल रही। और वित्तीय परामर्श प्रदान कर पूरी परिकल्पना से जो आज हम लोगों ने रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए ये रथ जो हम लोगों ने किया है, ये अवेयरनेस का पूरा काम करेगी। इसमें एलईडी स्क्रीन भी लगा है और ये 7 ब्लॉक में हमारे जाएगी। 7 विकास खंडों में महिलाओं के बीच में कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे उनको मान लीजिए कोई अगर किसी संस्था से उनको वो लेनी है, अनुमति लेनी है, या किसी संस्था से उनको एफिलिएशन सीख करना है, तो वो सभी के लिए उनको जानकारी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी उनको वहीं पे जाकर स्पॉट पे जाकर सुलझाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं सभी जो हमारी महिलाएं हैं जो एसएचजी मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, लखपति दीदियाँ जो हमारे जनपद में हैं, उनको अपनी समस्याओं को अपनी ही जगह पे उनको सोल्यूशन मिलेगा। और इस ऐसे प्रयास जनपद में और भी चलाए जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापित भी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने पुराना एआरटीओ से भारत माता मंदिर मार्ग और आयरिश पुल के पास धोबी घाट बैरागी कैंप मार्ग पर चल रहे टाइल्स निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि काम में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्य तय समय सीमा में पूरा कर लोगों को सुरक्षित और सुगम सड़क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, कावड़ मेले के बाद और अभी मानसून में जो बारिश हुई उसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रेचेज हैं जहाँ पर लगातार जल भरा हो रहा था और उसकी वजह से सड़क भी डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से आज यहाँ पर एनएच के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ, नगर निगम के साथ विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और जहाँ जहाँ पर भी जल भरा हो रहा है वहाँ पर रोड को रिपेयरिंग की जा रही है, ठीक किया जा रहा है, गड्ढे भरे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी रोड्स गड्ढा मुक्त हो जाए। उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। एनएच को सबसे पहले टेकअप किया जा रहा है। एनएच के बाद पीडब्ल्यूडी की रोड्स भी टेकअप की जाएंगी जैसे मानसून और कम होगा। सभी रोड्स के गड्ढा मुक्त करने की प्लानिंग कर ली गई है और सभी डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया है कि उसकी पूरी तैयारी कर लें, सर्वे कर लें, जिससे जैसे ही थोड़ा मानसून कम होता है हम सभी रोड्स को रिपेयर करने का हम और समय हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में लंपी डिजीज ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। गांव-गांव पशुओं के बीमार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं और कुछ जगहों पर बीमारी के चलते पशुओं की मौत की बात भी सामने आई। लेकिन इस बीमारी के बीच सबसे बड़ा सवाल बीमार से ज्यादा सरकारी सिस्टम पर खड़ा हो रहा है। पशुपालकों का आरोप है कि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल रहा। वैक्सीनेशन को लेकर भी व्यवस्था पर सवाल है और लक्सर पशु चिकित्सालय की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। दावा है कि डॉक्टरों को 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहने के निर्देश हैं, लेकिन आरोप है कि जरूरत के वक्त अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते। ऐसे में सवाल है कि आखिर पशुपालक जाए तो जाए कहां। हरिद्वार की
लक्सर में एक तरफ पशुओं में बीमारी का बढ़ता प्रकोप है तो दूसरी तरफ इलाज के लिए परेशान पशुपालक और तीसरी तरफ राजकीय पशु चिकित्सालय की व्यवस्था पर लगातार उठते सवाल। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों लंपी डिजीज ने पशुपालकों की नींद उड़ा रखी है। कई गाँव में पशुओं के बीमार होने की शिकायतें सामने आ रही है। पशुपालकों का कहना है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और समय रहते प्रभावी इलाज या वैक्सीनेशन नहीं मिला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। लक्सर का राजकीय पशु चिकित्सालय, जिससे पशुपालकों को उम्मीद थी कि बीमारी के वक्त यहां उन्हें तत्काल इलाज मिलेगा, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में समय पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते। पशुपालकों का दावा है कि सुबह 11 बजे तक भी अस्पताल के दरवाजों पर ताले लटके दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है, जब पशु बीमार हो और पशुपालक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर ही मौजूद न हो, तो आखिर पशुपालक किसके भरोसे अपने पशु को बचाए? इस सरकारी अस्पताल से कोई लाभ नहीं, कोई सरकारी डॉक्टर ने आकर देखता, कोई सरकारी कर्मचारी आकर देखता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। अब देखो सीजन चल रहा, खुर पका मुंह पका, इसकी वैक्सीनेशन होना चाहिए, कोई नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं होनी। सरकार और विभाग की ओर से पशु चिकित्सकों को 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर पशुपालक सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि लक्सर में तैनात चिकित्सक राजीव यादव हरिद्वार में निवास करते हैं। हर रोज हरिद्वार जाने की शिकायतें सामने आ रही है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सीधा है, जब सरकार ने डॉक्टरों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराए हैं तो फिर डॉक्टर अपने तैनाती स्थल पर क्यों नहीं रहते? सरकार के लाखों रुपए से बने आवास खाली क्यों पड़े हैं और बीमारी के समय पशुपालक डॉक्टर को तलाशता रहे, तो फिर इस व्यवस्था की जवाबदेही किसकी? डॉक्टर जो है यहाँ पे आवास पे कहाँ बैठते हैं, आवास पे तो मिलते ही नहीं है। कभी फोन करते हैं तो कभी ये कहते हैं कि मैं साइट पे आया हुआ हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, SIR का काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो बहानेबाजी बहुत है, लेकिन कोई भी सरकारी डॉक्टर घर तक नहीं पहुँच पाते। लंपी जैसी संक्रामक बीमारी को रोकने में वैक्सीनेशन की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन लक्सर के पशुपालकों का आरोप है कि क्षेत्र में पर्याप्त स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं कराया गया। अब इस दावे और विभाग की व्यवस्था के बीच तस्वीर साफ होना जरूरी है। ऐसे में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से सवाल किया गया तो कैमरे पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने भी माना कि लक्सर में लंपी डिसीज के लक्षण सामने आए हैं। जल्दी एक कैंप का आयोजन लगाया जाएगा, जिससे पशुओं को वैक्सीनेशन लक्ष्य से पूरा किया जाएगा। लक्सर में वैसे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है काफी हद तक टीकाकरण हुआ है, पर जहां पर नहीं हुआ है तो वहां पर अब हम मोबाइल टीम के द्वारा टीकाकरण पूर्ण करवाएंगे ताकि जो है समय पर निदान हो सके। इसके साथ साथ हम जो आसपास के पशु चिकित्सक हैं उनकी सहायता से कुछ चुनिंदा जगहों पर कैंप का आयोजन करेंगे, शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी जो रोग की स्थिति है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। पहले लंपी नहीं है, ये लंपी का दूसरा वेरिएंट है, स्किन डिसीज है, जैसे कि ये त्वचा रोग बोला जाता है। लंपी एक वायरल है और जो लंपी आई थी 2023-24 में आई थी, वो वायरस नहीं है। ये वैक्सीनेशन है, इसका प्रोग्राम हर 6-6 महीने में होता है और वैक्सीन फरवरी तक और अभी भी लगी है, अप्रैल मई तक लगी है। और ये जो लंपी जो स्किन डिसीज जो हो रही है, ये हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ये सुभाष नगर से चालू हुई थी और धीरे धीरे नीचे को जा रही है। और इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है। क्योंकि ये एक क्षेत्र को नहीं पकड़ती, ये वायरस है, ये फैलने वाली बीमारी है और पशु गायें आती हैं बाहर से, वो फैला रही हैं बीमारी। राजकीय पशु चिकित्सालय में समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप है तो इसका दूसरा पहलू भी बेहद गंभीर है। पशुपालकों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें निजी और कथित झोला छापों का सहारा लेना पड़ रहा है। आरोप है कि बीमारी के नाम पर कुछ लोग पशुपालकों के मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। यानी एक तरफ पशु बीमारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पशुपालक इलाज के खर्च से परेशान है और तीसरी तरफ सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में। किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीमारी है पहले इस पर पैसा खर्च हो रहा है और जो पशु नहीं ठीक हो पा रहे हैं फिर उस पशु की मृत्यु हो रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन ने जो लापरवाही नजर आ रही है, प्रशासन की समय से पशुओं का वैक्सीनेशन ना होना। और लक्सर में बहुत पहले से राजकीय अस्पताल बना हुआ है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर है वो रात को नहीं रुक रहे, क्योंकि वहां पर आवास भी बना हुआ है। पता नहीं क्या लापरवाही है। बीमारी को लेकर सबसे गंभीर चिंता उन पशुपालकों की है जिनके पशुओं की बीमारी के बाद
मौत होने की बात सामने आ रही है। एक पशु की मौत सिर्फ एक जानवर का नुकसान नहीं है, बल्कि कई परिवारों के लिए यही पशु उनकी रोजी रोटी, दूध की आमदनी और पूरे परिवार का सहारा होता है। ऐसी भी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जो हमारा पशु चिकित्सालय है वहाँ मैंने सूचना भिजवाई भी है, लेकिन ये लोग वाकई में बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, ना तो उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। और जब पशु ज्यादा बीमारी से ग्रसित होकर उसकी डेथ हो जाती है, वो कभी वो एक्सीडेंट से मरते हैं, कभी बीमारी से मर रहे हैं। ये भी समस्या नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी बनी हुई है, क्योंकि आसपास अब आज भी देखो मैंने 3 जो जानवर थे वो उनकी डेथ हो गई और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उन्हें कहीं दबाने की जगह भी नहीं मिली, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे करके हमारे कर्मचारियों ने उनको दफनाया भी है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इसके लिए भी बहुत जल्द हम संज्ञान लेंगे और जो भी कठोर कार्यवाही होगी वो करेंगे। अधिकारी दावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। ऐसे में अब देखना होगा कि लक्सर क्षेत्र में सरकार और पशुपालन विभाग कब तक इस बीमारी को रोकने के लिए पर्याप्त ठोस कदम उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के बहुचर्चित और संवेदनशील अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमन गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सरकार और सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि लंबे समय से न्याय की मांग को लेकर आंदोलन किए जाने के बावजूद सीबीआई जांच की प्रगति को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। इस दौरान कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की वर्तमान स्थिति और प्रगति सार्वजनिक करने और मामले से जुड़े प्रत्येक आरोपी और कथित षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच के साथ साथ अंकिता भंडारी के परिवार को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। पूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जाए, ये हमारी प्रमुख चाह। हमारा स्पष्ट कहना है, भाजपा ने हत्याकांड में जो ये सीबीआई जांच का लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलकर उनके दिल की व्यथा सुनी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से 2 वीआईपीओ को छुपाने के लिए, उनका नाम छुपाने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। 8 महीने जांच को हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रगति या कोई आगे कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी गुजारिश करती है कि इस तरह का जो कृत्य हुआ है, सीबीआई जांच जो चल रही है उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है, जनता के बीच में उसको लाना चाहिए। अंकिता भंडारी जिसने एक रिजॉर्ट में जो नौकरी करके अपने घर का पालन पोषण करती थी और उसने उन दरिंदों की नाजायज मांग को ठुकराते हुए अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, जिसके कारण उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पहले दिन से न्याय की मांग को लेकर, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर, उसके परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर पहले दिन से संघर्षरत है, आंदोलनरत है। राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस मांग को प्रमुखता से उठाया, जिसके कारण भारी जन दबाव में और अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी सीबीआई जांच की प्रगति का अता पता नहीं है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है, अंकिता भंडारी के परिजनों ने जिन 2 भाजपा नेताओं की ओर इशारा किया उनको जांच में सम्मिलित किया जाए, जबकि हो ये रहा है कि इन दोनों नेताओं का प्रमोशन कर भारतीय जनता पार्टी जांच को प्रभावित करना चाहती है। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। बातचीत में उत्तराखंड की राजनीति, प्रदेश के विकास, आपदा, रोजगार, पलायन और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सांसद नरेश बंसल जी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि बार बार वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी जा रहे हैं और घेराबंदी भी कर रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको?
देखिए, एसआईआर पर कांग्रेस का हाय तौबा मचाना केवल राजनीतिक दृष्टि से है। एसआईआर बिल्कुल ठीक प्रक्रिया से हो रही है, चुनाव आयोग के अनुसार हो रही है और अनेक राज्यों में एसआईआर हुई है और वहाँ के पॉलिटिकल लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर प्रक्रिया पर मोहर लगाई है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज फॉर द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता की सरकार चुनी जाती है। तो चुनने वाले सही में देश के नागरिक और मतदाता हों, ये करने का औचित्य है। और जहां तक वो कह रहे जी काट दिए, मैं तो 2003 से मेरे परिवार के सब लोग वोटर हैं, लेकिन हमको भी नोटिस आया, हमने उसका जवाब दिया है। तो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये नितांत आवश्यक है, वो हो रहा है। उनको चाहिए कि उसके शुद्धिकरण में सरकारी अधिकारियों की मदद करें, जहां कोई गलती हो रही हो उसको ठीक कराएं, बजाय ये करने के धरना करना, प्रदर्शन करना। जो नाम छूट रहे हैं उनको जुड़वाएं, जो नाम गलत हो उनको कटवाने में मदद करें, ये काम करना चाहिए। संसद को ना चलने देने को आप किस तरह से देखते हैं कि लगातार हंगामा हुआ तो रहता है और सदन पूरी तरह से नहीं चल पाता? ये जनता के साथ विपक्ष का विश्वासघात है। जनता के वोट से ही वो भी लोग चुनकर आए हैं। पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता के हित में सरकार चलाते हैं और उस सरकार को चलाने के लिए जो जनहित में विधेयक लाए जाते हैं, विषय लाए जाते हैं, उन पर लोकसभा, राज्यसभा दोनों में चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा को समृद्ध करने के लिए विपक्ष के जो सुझाव हों वो आने चाहिए। लेकिन चर्चा तो दूर, विपक्ष के जो सवाल होते हैं उन पर भी जहां सरकार को, मंत्री को जवाब देना होता है, उस 0 आवर को, उस क्वेश्चन आवर को भी विपक्ष चलने नहीं देता है। सांसदों को जो काम है प्रश्न पूछने का, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का, उससे भी सांसद वंचित रहते हैं विपक्ष के इस रवैये के कारण। और जो विकास की गति बढ़नी चाहिए वो बाधित होती है। विपक्ष को चाहिए कि चर्चा में भाग ले, हेल्दी डिस्कशन हो, डिबेट हो और उसके बाद जो निर्णय निकले वो जनहित में लागू हो। लेकिन विपक्ष की भूमिका पूरी तरह नकारात्मक है, निंदनीय है। सर, लगातार जैनजीज को लेकर भी विपक्ष आपको के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा है, बीजेपी के खिलाफ। और जैनजीज का जिस तरह से मानना भी था कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद आप लोगों ने पेपर भी दोबारा से कराए, उसी तरह से झारखंड में भी इस तरह के मामले आए। किस रूप में आप इनको देखते हैं और क्या लगता है कि अब विपक्ष राजनीति कर रहा है? विपक्ष पूरी तरह राजनीति कर रहा है और राजनीति नहीं कर रहा, सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है। अगर जंतर मंतर पर जैन जी का धरना का विपक्ष सपोर्ट करता है तो रांची में क्यों नहीं किया उसने? रांची में भी पेपर लीक हुआ और रांची में तो पूरी तरह शांतिपूर्ण धरना रहा, कोई हिंसा नहीं हुई, फिर भी लाठीचार्ज हुआ। जंतर मंतर पर तो असामाजिक तत्व घुसे, उन्होंने हिंसा की। तो इस प्रकार जो कर्नाटक में इनकी सरकार है वहां भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ। तो ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, ये राजनीति मोटो बताती है, छात्र हित के लिए ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल अपने हित साधने के लिए कर रहे हैं। और जैन जी इसको समझता है। हमारे देश का जैन जी पूरी तरह राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। कुछ जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है, कुछ दिमागी नक्सल उनके बीच में घुसकर, अराजक तत्व उनके बीच में घुसकर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैन जी गुमराह होने वाला नहीं है। सर, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में इलेक्शन भी है, किस तरह की रणनीति पर बीजेपी काम भी कर रही है और क्या मॉडल रहने वाला है 2027 के लिए? बीजेपी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहकर काम करने वाली पार्टी है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहते हैं। जनता का आशीर्वाद, समर्थन उनको मिलता है, कड़ी मेहनत करते हैं
और उसके आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर जो डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगेंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जनता हमको अपना समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह देगी। युवाओं की क्या कुछ भागीदारी सर बीजेपी में आप देख रहे हैं कि बढ़ती तादाद भी नजर आ रही है, एक के बाद एक कई नेता भी ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन युवाओं की क्या कुछ भूमिका आप इस दौरान मानते हैं कि युवाओं की भूमिका बढ़ेगी बीजेपी की? बीजेपी की सदैव से युवकों की भूमिका रही है। आज मैं देखता हूं कि जब मैं संगठन महामंत्री था उस समय हमने जिन युवाओं को आगे बढ़ाया, आज वो देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के, आज वो प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। उसमें से तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को के लिए हमेशा प्लानिंग रहती है और हम ये देख करके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ाता है कि अगले 20-25 साल तक जो काम कर सकते हैं उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो सब सीखने चाहिए और उससे युवा हमसे जुड़ता है। सर, लखपति दीदी जैसी योजनाएं आप लोग लेकर के आए, आने वाले समय में किस तरह से इसको देख भी रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ रही है और आज स्वरोजगार से महिलाएं जुड़ रही हैं, लखपति दीदी आप लोग दावा कर रहे हैं बन रही है? निश्चित रूप से आज ही मैं अभी उसमें गया था, कार्यशाला थी, उद्यमी कार्यशाला थी एमएसएमई की ओर से, उसमें लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। आंकड़ा आया उसमें 3,09,000 लखपति दीदी बन गई है। अभी 2 लाख और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और केवल लखपति बनाकर वहां नहीं रुक रहे हैं, उनकी लक्ष्य तो हमारा यहां तक है कि हम उनको प्रति माह 1 लाख की आमदनी तक की पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर हमारी बहनें भी बहुत परिश्रम के साथ काम कर रही हैं, उच्च कोटि के उत्पाद बना रही हैं, उन उत्पादों को मार्केट देने का काम सरकार कर रही है। आज ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एक विक्रय केंद्र देहरादून में खोलेंगे, हाउस ऑफ हिमालयज खुला है जिससे नेशनल इंटरनेशनल हमारे यहाँ के उत्पादों की ब्रांडिंग हो रही है, वो बिक रहे हैं। तो इस प्रकार से लखपति दीदी को और आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।